हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 28 अप्रैल के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसके साथ साथ वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या फिर इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएं। शुरुआत करेंगे कल के क्वेश्चन से, रिवीजन से। पहला क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पर रोक लगा दिया। तो डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पर रोक किसने लगाया है? अमेरिका ने। और इसके साथ मैंने एक और क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि डब्ल्यूएचओ को 3,000 करोड़ की फंडिंग किसने किया है। तो अभी यहाँ पे ये फंडिंग किया है चाइना ने। क्यों? कोविड-19 के कारण चाइना ने यह फंडिंग किया है डब्ल्यूएचओ को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने वाइटल नाम से एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया गया है। तो ये बनाया है नासा ने, जो कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। अच्छा, ये नया वेंटिलेटर बनाने का मकसद क्या है? देखिए, जो वेंटिलेटर होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाले थे और मरीजों की संख्या, जैसे कुछ मरीज होते हैं जो गंभीर रूप से बीमार रहते हैं और कुछ होता है कि कम बीमार होते हैं, लेकिन कोरोना के मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वाइटल नाम का जो वेंटिलेटर बनाया गया है, ये जो रेगुलर कोविड-19 के पेशेंट हैं उनके लिए बनाया गया है। जबकि अगर किसी मरीज को गंभीर रूप से वो कोविड-19 से पीड़ित होता है तो उसके लिए जो वर्तमान में वेंटिलेटर है उनका प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो ये बीमा कवर प्रदान करेगा कौन? हरियाणा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, हमारी मीडिया, पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मी ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चीन ने अपने मंगल अभियान का नाम क्या रखा है जिसे इसी साल भेजने की योजना है। तो इसका नाम है तिहानवेन-1, याद रखिएगा। अच्छा, चीन ने इसकी घोषणा कब किया है? तो 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? चीन में अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। जबकि अगर हम लोग विश्व अंतरिक्ष दिवस की बात करें तो 12 अप्रैल को विश्व अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 24 अप्रैल को भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ठीक, याद रखिएगा। और 24 को अंतरिक्ष हो गया, 25 को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उषा गांगुली का निधन 23 अप्रैल 2020 को हो गया। वे किस कला से जुड़ी हुई थी? तो ये रंगमंच से जुड़ी हुई थी। अगला है हमारा कि भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। तो मणिपुर राज्य में खोमजोम दिवस मनाया जाता है, क्योंकि खोमजोम के ही पहाड़ियों में हुआ था यह युद्ध। किनके बीच? भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ था मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व मलेरिया दिवस पूरे विश्व में कब मनाया गया है। तो 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस के मलेरिया दिवस के रूप में। एंड इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि साल 2019 में अफ्रीका के मलावी में मलेरिया की पहली वैक्सीन आरटीएसएस को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। अगला हमारा कि देश के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है। तो आईआईटी दिल्ली ने बनाई है, जिसकी कीमत है मात्र 300 रुपये। ठीक। अगला है हमारा कि पीएम मोदी ने किस योजना के तहत गांव की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग। ड्रोन से मैपिंग का क्या मतलब अभी जो मैपिंग होती थी संपत्ति की वो किससे होती थी? सैटेलाइट के थ्रू होती थी। लेकिन अब इसकी मैपिंग किससे होगी? ड्रोन से होगी। और यहाँ पे जो गांव के लोग होंगे उनको उनकी जमीन का एक मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। किस योजना के तहत? स्वामित्व योजना के तहत। ठीक। और इसकी घोषणा कब की गई है? तो 24 अप्रैल को, जब राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वह देश जिसके द्वारा अपना प्रथम सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया किसने? ईरान ने। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध कोरोना महामारी से है। दूसरा हमारा कि आरबीआई द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट से अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो याद रखिएगा इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 2 होगा हमारा राइट आंसर। केवल बी सही है। अब देख लेते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या।
ठीक, तो यहाँ पे आरबीआई द्वारा खुला बाजार परिचालन, जिसे हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री करने हेतु पुनः निर्णय लिया गया है। इसमें 27 अप्रैल 2020 से आरबीआई ने तरलता स्थिति, बाजार की स्थितियों की समीक्षा करके 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का निर्णय लिया है। याद रखिएगा, कितने हजार करोड़? 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाएगा। ठीक है, आरबीआई वर्ष 2026 से 30 के बीच परिपक्व होने वाले 10,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदेगी तथा इतनी ही धनराशि की ट्रेजरी बिल बिक्री करेगा। अतः इस निर्णय से 10 वर्ष के बॉन्ड पर बॉन्ड यील्ड में 20 आधार अंक की कमी आएगी। याद रखिएगा। अब एक वर्ड इसमें आया है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या? तो पहली बार 1961 में अमेरिकी डॉलर को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था ऑपरेशन ट्विस्ट। इसके अंतर्गत जो केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई है। ये क्या करते हैं कि दीर्घ अवधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिए अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करता है, जिससे क्या होता है, लंबी अवधि के ऋण पत्रों पर ब्याज दरों के निर्धारण में आसानी हो जाती है। ठीक, ऑपरेशन ट्विस्ट से अल्पकालिक प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाता है। अब इसमें टर्म आया है आरबीआई, तो याद रखिएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसके अलावा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है आरबीआई की पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की। ठीक है, तो यहाँ पे आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने क्या किया है, अपना एक समूह बनाया था। कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उन्होंने एक समिति बनाया जिसमें भारत की तरफ से किसे लिया है? रघुराम राजन को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक शुअरों की मृत्यु हो गई है? तो ये कौन सा राज्य है? असम में इस तरह की चीजें देखने को मिली है। और याद रखिएगा, इसको स्वाइन फ्लू से मत आप लोग कंपेयर करिएगा, क्योंकि यह इसका नाम क्या है? क्लासिकल स्वाइन फ्लू, जो कि एक हॉग हैजा के नाम से प्रसिद्ध है। और यह एक संक्रामक बुखार है जो सुअरों के लिए जानलेवा साबित होता है। ठीक, स्वाइन फ्लू से मनुष्य संक्रमित होते हैं, जबकि क्लासिकल स्वाइन फ्लू से केवल सुअर ही संक्रमित होते हैं। समय रहते सुअरों के उचित टीकाकरण से ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए 1964 से यूके आधारित एक लैपिनाइज्ड क्लासिकल स्वाइन बुखार वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। भारत में भी क्लासिकल स्वाइन बुखार से बचाने के लिए एक स्वास्थ्य पहल के तहत नई वैक्सीन विकसित की गई है, जो कि अभी हाल ही में विकसित की गई है। याद रखिए इसको। ठीक है, अब चलिए असम की बात आई है, तो असम का कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। ठीक, याद रखिएगा। और असम में ही है सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम है माजुली द्वीप। याद रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार स्थल स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो कौन सा स्थापत्य शैली का? तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। ठीक, किस्सा ख्वानी बाजार। इस नरसंहार को 90 बरस बीत चुके हैं। 23 अप्रैल 1930 को खुदाई खिदमतगार आंदोलन के अहिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ब्रिटिश सैनिकों द्वारा की गई नरसंहार कार्रवाई के रूप में इतिहास में दर्ज यह स्थल इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। खुदाई खिदमतगार कौन थे? तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा। खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गादी कहा जाता है, और जिन्होंने जब बंटवारा हो गया तो कहा था कि क्या मेरे सभी कार्यों को भेड़ियों के आगे डाल दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत किया था। सामान्य लोगों की भाषा में वे सुर्खपोश थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किस सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी को। याद रखिएगा, किसे? संजय कोठारी को। संजय कोठारी इसके पहले
राष्ट्रपति के सचिव थे। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि चलो अगर संजय कोठारी को बना दिया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में, इनको सेवानिवृत्त कर बनाया गया है, तो यहाँ पे वर्तमान में राष्ट्रपति के जो नए सचिव बने हैं वो कौन है? तो उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके डिटेल को देख लेते हैं, किसका क्या डिटेल है। तो इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि संजय कोठारी राष्ट्रपति के सचिव थे, ठीक, और वर्तमान में राष्ट्रपति के सचिव कौन है? कपिल देव त्रिपाठी। अब बात आती है कि चलो केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख बना दिया गया है संजय कोठारी को, तो इसके पहले कौन थे? तो केवी चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद जून 2019 से यह पद खाली पड़ा हुआ था, और तब हरियाणा कैडर के साल 1978 बैच के आईएएस अधिकारी को बना दिया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि हाल ही में आईसीएमआर, जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 उपचार के लिए स्वीकृति दे दी है। किसके? कौन से? तो प्लाज्मा थेरेपी को स्वीकृति दे दिया है। इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में अभी 4 मरीजों को इससे काफ़ी राहत है। ठीक, तो ये है क्या प्लाज्मा थेरेपी? देखिए, जो भी व्यक्ति जो कि पहले कोविड-19 से ग्रसित रहा हो कोरोना वायरस से, और बाद में उपचार के बाद वह ठीक हो गया है, तो जो ठीक हुआ व्यक्ति रहता है उसके खून के प्लाज्मा का उपयोग करके अन्य जो कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी होते हैं उनका इलाज करना। ठीक है, हालांकि इसको एकदम सफल नहीं बताया गया है, लेकिन इस थेरेपी में प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी के आधार पर रोगी व्यक्ति में वायरस रोधी क्षमता विकसित की जाती है। चीन और दक्षिण कोरिया में इस इलाज का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा एक और जो है पूल टेस्टिंग, जो कि टेस्टिंग के पर्पज से है। पूल टेस्टिंग का प्रयोग सबसे पहले भारत में किस राज्य ने किया था? उत्तर प्रदेश ने। और अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार ने किया था। ठीक है क्या ये पूल टेस्टिंग? देखिए, इतने ज़्यादा लोग हैं कि इनका एक साथ टेस्ट कर पाना मुश्किल है, तो किया क्या जा रहा है कि जगह जगह से लोगों का सैंपल लेके 4-5 लोगों का सैंपल लेके उसका एक ही बार टेस्टिंग किया जा रहा है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो किसी की टेस्टिंग नहीं की जा रही, लेकिन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर वो जो जिन 5 लोगों का सैंपल लिया गया था उन सभी की टेस्टिंग की जाएगी। ठीक, अगला है हमारा कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए समझौता लागू हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या है? बौद्धिक संपदा के अधिकारों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट के प्रति लोगों को जागरूक करना। अब जान लेते हैं यहाँ पे कि बौद्धिक संपदा क्या है। ठीक, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बौद्धिक संपदा के मामले में सबसे ज़्यादा जो बौद्धिक संपदा किसके पास है इस समय? चाइना के पास है, एंड सेकेंड नंबर पे अमेरिका था, जो कि मैंने आपको काफ़ी दिन पहले ही डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, तो मानव बुद्धि से निर्मित रचनाएं बौद्धिक संपदा कहलाती हैं, जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल है। इसके अलावा ट्रेड सीक्रेट्स, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार भी इसमें शामिल है। इस बार इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको वर्चुअल के बारे में बता दूंगी कि वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। जैसे मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि G20 की वर्चुअल समिट हुई थी, या इस टाइम जो भी समिट हो रही हैं वो वर्चुअल हो रही हैं, आभासी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो वही होता है हमारा वर्चुअल। ठीक, तो ये वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की सबसे बड़े सूबा, जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, कि अदालतों में अब सभी मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी, और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। इस बारे में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित एवं निर्बाध है। यह तैयारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ रोजाना लाखों मुकदमों की सुनवाई की जाती है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य, आप इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में सरकार ने
किसकी कितनी समयावधि के लिए बैंकिंग उद्योग को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया है। तो यहाँ पे आने वाले 6 महीनों के लिए बैंकिंग को घोषित कर दिया गया है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ठीक है, तो कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए इसे लाया गया और इसका मतलब क्या है कि बैंकों के कर्मचारी इस अवधि के दौरान किसी हड़ताल या आंदोलन का सहारा नहीं ले सकते। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सजा के रूप में चाबुक या कोड़े से मारना समाप्त कर दिया है। तो ऐसा किया है सऊदी अरब ने, और ये वही सऊदी अरब है जिसने इस बार G20 वर्चुअल समिट की अध्यक्षता किया है, जिसे हम लोग आभासी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया है? सऊदी अरब ने। और इस सजा की लंबे समय से मानवाधिकार समूहों ने निंदा की थी, क्योंकि कोड़े या चाबुक से मारने की सजा अब नहीं दिया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि निम्न में से कौन सा देश भारतीय रिजर्व बैंक से $400 मिलियन का ऋण स्वैप सुविधा प्राप्त करना चाहता है। तो ये कौन सा देश है? ये देश है श्रीलंका। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख लेते हैं इसके बारे में। तो विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की मुद्रा विनिमय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता करने के लिए श्रीलंका तैयार है। व्यापार से संबंधित भुगतान करते समय दो देशों तक पहुंचने का निर्णय क्या होता है? स्वैप प्रणाली होती है। और यह श्रीलंका ने यह फैसला क्यों लिया? क्योंकि कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित संसाधनों को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय किए गए हैं। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे 373 लोग संक्रमित हुए हैं और मरने वालों की संख्या 7 पहुँच गई है। तो इसको याद रखिएगा। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।